ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में कैसे राइट करना। तो ये रेफरेंस फंक्शन एफ टी दिया हुआ था, जी टी को लिखना था इन टर्म्स ऑफ एफ टी। किसी ने किया ये क्वेश्चन? सर इन टर्म्स में लिखते नहीं बना, पर जीटी लिखे हैं। हाँ हाँ, जी टी का फंक्शन बताओ चलो। अच्छा, यू टी प्लस 4 यू टी प्लस 4, ओके, प्लस यू टी प्लस 2 हाँ माइनस यू टी माइनस 2 ओके, माइनस यू टी माइनस 4। हाँ करेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये देखिए न्यूमेरिकल सॉरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम लोगों ने नहीं ही लिखी हुई है, बट स्टिल क्या कहते हैं न्यूमेरिकल जैसे कि दिख रहा है और सही फंक्शन तुमने बनाया हुआ है कि ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड हम ऐड कर रहे हैं ना। तो वेट करें थोड़ा, वो चेंज करें। तो यहाँ पे यूटी के फॉर्म में अगर आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ एम्पलीट्यूड की जो है कमी है 1 और ये है 2, दिस इज 1। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब इन टर्म्स ऑफ यूटी जैसे सभी लोगों को दिख रहा है क्लियरली कि एक स्टेप स्टार्ट हो रहा है 4 से, ठीक है, -4 से, देन सेकंड -2 पे एक और स्टेप ऐड हो रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का डबल हो गया है। क्या ऑडिबल नहीं है क्या? है सर ऑडिबल है सर। ओके ओके, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ यूटी तो एक क्लियर है। ये म्यूट कर लो किसी का जो है, हाँ इको आ रहा है ना। यू टी प्लस 4, क्योंकि टी इक्वल टू -4 से स्टार्ट हो रहा है, सेम यू विल ऐड एट टी इक्वल टू -2, तो यू टी प्लस 2, फिर एक सब्सट्रैक्ट करना होगा यू टी -2। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ यू टी है। अब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखना है तो ये बताओ मुझे इन दोनों के बीच में सिमिट्री क्या दिखाई दे रही है? एफ टी और जी टी के बीच में किसी टाइप की सिमिट्री है? फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज एफ टी, एफ ऑफ टी वर्सेस टी। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? पॉइंट्स दिए हैं ना। तो सिमेट्री लाइन एक ही है, x इक्वल टू 0, -1 to 1 और सेकेंड इज -4 से -2 + 2 + 4, -4 -2 + 2 + 4। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2। अब अगर हम पहला डिफरेंस देखें, डिफरेंस सबसे पहला क्या है? दिस इज बिटवीन -1 to 1 एफ टी और जी टी है बिटवीन -4 to 4। तो ये बताओ सबसे पहला कि आपको देखना है कि ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम? टाइम स्केलिंग। स्केलिंग कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, और स्केलिंग में स्पेसिफिकली अगर बात करोगे तो एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन करने के लिए टी ऑपरेटर, टी को क्या करते हैं हम? टी डिवाइड बाय या टी मल्टीप्लाई? डिवाइड बाय। ठीक है, तो टी डिवाइड बाय जो भी फ्रैक्शन है टी बाई ए टी बाई बी। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन क्या चाहिए? -4 से +4। तो एफ टी में पहला ऑपरेशन क्या होगा? एफ टी को क्या करना है? एफ टी बाय 4, जी टी इक्वल्स टू 1/4। नहीं बेटा, स्केलिंग जो है ऑपरेटर में होती है, टी में होगी। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, 1/4 बाहर लिखोगे तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड में होगी सर। हाँ अंदर होगी, आर्गुमेंट में होगी। ठीक है, एफ टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। एफ टी से हम पहला स्टेप एफ टी बाय 4 लेके आएंगे। तो इस सिग्नल को अगर रीड्रॉ करोगे तो कैसे हो जाएगा? एफ टी बाय 4 ये हो जाएगा -4 से लेके +4 के बीच। दिस इज एफ टी बाय 4। मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या? एम्पलीट्यूड सेम होगा। क्लियर? अब ये बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? -2 से लेके +2 तक, हाँ एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। तो अगर -2 से +2 के बीच में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है तो ये बताओ जो भी मैंने ऑपरेशंस बताए हैं तुमको वो टाइम वाले ऑपरेशंस हैं, उनसे मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्या? नो सर, नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो जो तुमने अभी तक देखा है?
एम्पलीट्यूड स्केलिंग, हाँ एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर सकते हैं। और कुछ फोल्डिंग, नो ऑपरेशन जो मैंने बताए उनमें से बताओ, जो मैंने ऑपरेशन बताए अभी मैंने एम्पलीट्यूड स्केलिंग बताया होगा। क्या कर सकते हैं, किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऐड चेंज कर ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाना है तो उसमें कुछ नया दूसरा सिग्नल ऐड कर सकते हो, या अगर एम्पलीट्यूड कम करना है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों मैं एडिंग और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग करोगे तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग -4 से +4 जहां तक सिग्नल डिफाइंड है हर जगह हो जाएगी, बट हमको चाहिए कहां से कहां है, -2 से +2 के बीच। मुझे ये बताओ हम -2 से +2 के बीच इस सिग्नल में ऐसा कौन सा सिग्नल ऐड कर रहे हैं जिससे -2 से +2 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 से 2 हो जाए। अभी बहुत क्लियर है ये ऑपरेशन, क्यों? एफ ऑफ टी सर बाई एफ टू। टी बाई टू। गुड, ft/2 अगर ऐड करोगे तो ft/2 -2 से +2 के बीच में होगा और उसका एम्पलीट्यूड सीधे सीधे उन पॉइंट्स पे बस ऐड होगा जहां पे ft/2 एग्जिस्ट करता है। क्योंकि Yes. ft/2 एग्जिस्ट करेगा -2 से +2 के बीच में, तो ये आसानी से बनाया जा सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? तो Yes, sir. हम क्या करेंगे, ft/4 और यहाँ पे अब नाउ gt कैन बी रिटन एज ft/4 प्लस ft/2, ये होगा gt इन टर्म्स ऑफ ft। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम इस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं क्योंकि सिलेबस में लिमिटेशन है। मैंने थोड़ा थोड़ा टच किया इन टॉपिक्स को, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में, वैसे सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं। स्टिल प्रैक्टिस करोगे, अगर और कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो ना। टेक्निकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक कंसेप्ट जो है तुम लोगों को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग और कुछ दिया था क्या करने के लिए? सर ये जो ग्राफ का आपने लिखने दिया था ft ऊपर बना है स्लाइड में। एक मिनट, ओके, सर बहुत ऊपर हो गया हाँ ये रुको slide। जरा, ओके एक मिनट रुक जाओ। ये नो सर ये था, ये ये बाजू में। यस सर इसके लेफ्ट में। एक मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ तुम लोगों को ये भी दिया था, ठीक ठीक ठीक। कितने लोगों ने किया है? सर ट्राई किए हैं, अब पता नहीं सही। यस सर। बताओ जरा मुझे, एक मिनट रुक जाओ जरा, तो ये राइटिंग पैड सही से चल नहीं रहा है। हाँ इस फंक्शन की बात कर रहे हो ना ये? यस सर इसी की। बताओ फंक्शन क्या लिखा है? r of t rt माइनस माइनस 2rt माइनस 1 2rt माइनस 1 माइनस rt माइनस 2 माइनस rt -2। माइनस 2। यस सर। नहीं 2 तो आएगा नहीं बेटा, 2 तो यहाँ प्लस निकल गया। सर प्लस 2rt प्लस माइनस 3। नहीं 2 नहीं आएगा। अब अगला कोई और किसने किया है? यस सर। हाँ बोलो, सर वीडियो ऑन करके दिखा। फंक्शन बोलो ना बेटा, क्या है? सर हाँ आर ऑफ टी माइनस 2rt माइनस 1 हाँ प्लस 2rt माइनस 2 माइनस 2r। नहीं 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में कंफ्यूजन था, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, देखो जरा, है ना वो हाँ बोलो, और किसने किया है? सर सर आर ऑफ टी माइनस 2r आर टी माइनस 2r ऑफ टी माइनस 1 प्लस 2r हाँ ऑफ टी माइनस 3 माइनस r ऑफ टी 2rt माइनस माइनस 4। 3। यस सर माइनस टी माइनस r एक टी मिनट, टी माइनस 4। एक मिनट रुक जाओ। 0, दिस इज 1 2 3
4 ये थे ना पॉइंट, यस सर, तुमने लिखा है RT -2 RT -1, यस ठीक है, सर, फिर प्लस 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 2 RT RT -3 और माइनस RT RT माइनस, 4। हाँ ये सही है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले उस वाले प्लॉट में तो कंफ्यूजन ये हो गया था कि हमने पॉइंट नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली पता कहाँ से चलता, देखो किस पॉइंट तक आगे जाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, स्लोप से पता लगता है ना। इसका स्लोप बताओ कितना होगा, पहली वाली लाइन का +1। +1, इसका इसका निकालने का तरीका देखो, सुनो सभी लोग ध्यान से समझो। स्ट्रेट लाइन कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं भी ले सकते हो, चाहो तो ये वाले 2 पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 एंड ये पॉइंट मैंने बताया हुआ तो 1, तो 1 1 इसके होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, 3 1। 3 -1, -1। ठीक है, -1। तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 - y1, तो ये y2 है, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना आ गया ये -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया -1। -1। और इसका स्लोप फिर से निकाल सकते हो सेम तरीके से, स्लोप तुमको जो है देख के पता नहीं लगेगा तो कम से कम y2 y1 करके निकाल सकते हो, या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, ट्राइंगल जो बनता है वहां का इसकी हाइट डिवाइड बाय इसका जो स्पैन है, ठीक है, कितनी जो है स्पैन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या होगा बताओ जरा, +1, +1। ठीक है। तो सबसे पहले रैंप स्टार्ट करने के लिए पॉजिटिव मतलब 1 स्लोप वाला, यूनिट स्लोप वाला, तो RT चाहिए होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सबको क्लियर है कि RT होगा पहली लाइन पे। अब RT को कैंसिल करना है, सबसे पहले RT को ऊपर बढ़ने से रोकना है, तो कितने स्लोप का RT देना होगा, -RT -1। सेम स्लोप नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्ट करना होगा सेम यूनिट स्लोप का, क्लियर है सभी लोगों को। तो सबसे पहले आपको उतनी ही स्लोप का एक सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जाने से रुक जाएगा और ये सीधी लाइन में चलने लगेगा ऐसे, पर हमको सीधे नहीं लेके जाना, इसको लेके आना नीचे। नीचे कितने लेके आना है, -1 स्लोप वाले अमाउंट से नीचे लाना है। मुझे ये बताओ, क्योंकि जो इनकमिंग जो अभी पहला आपका रैंप है उसका स्लोप +1 है, +1 है, तो आपने उसको रोकने के लिए एक स्लोप दिया कहाँ पे, t = 1 पे, तो सब्सट्रैक्ट किया आपने RT -1, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाना स्टार्ट हुआ। क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं लेके जाना है, इसको लाना है नीचे, और नीचे कितने स्लोप में लाना है, -1 स्लोप, तो -1 स्लोप के लिए इसमें एक और रैंप क्या करना होगा, t = 1 पे एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये 1 1 मिलके हो जाएंगे 2। ये इतना अगर क्लियर है तो किसी भी तरीके का रैंप वाला डायग्राम बना सकते हो। बस ये पहली वाली लाइन जो मैंने ये 2 लिखी है ना, इनको अगर समझ जाओगे तो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कितने लोगों को ये क्लियर नहीं है ये बताओ एक बार जल्दी से, मैं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। सर एक बार और। फिर से देखो, ये RT क्लियर है, ये RT हमने लिखा क्यों है, यस सर, यस सर, 2RT क्यों नहीं लिखा, 3RT क्यों नहीं लिखा, ये सभी को क्लियर है ना। यस 2RT सर। कब लिखूंगा मैं, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे 2RT लिखना है तो यहाँ फंक्शन में क्या चेंज करना होगा बताओ कोई भी, स्लोप 2 हो जाएगी, होना चाहिए। क्या करना होगा, स्लोप स्लोप चेंज करना पड़ेगा। स्लोप चेंज कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे इसको मैं 2 लिख दूं अगर 1 की जगह, इस वाले पॉइंट को, या इसको 3 कर दूंगा तो 3RT है ना, सभी को क्लियर है ये। तो क्योंकि अभी यूनिट स्लोप है तो RT लिखा है। अब रुक, ये जाके रुक कहाँ रहा है ये देखना है, तो ये रुक रहा है t = 1 पे, इस पॉइंट पे इसका जो क्या कहते हैं रैंप का स्लोप है, इस पॉइंट पे रुक गया ये, अभी नीचे आना स्टार्ट कर दिया इसने। तो नीचे कैसे आएगा वो देखने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट देखना है कि किस पॉइंट पे जाके रैंप स्टॉप हो रहा है। ये म्यूट कर दिया है ना, कौन है शैलेंद्र तिवारी, कौन है ये, तुम्हारी क्लास का लड़का है क्या, यस सर। कौन है शैलेंद्र, ग्रुप में इसने मतलब लास्ट वाले ईडी के टाइम बताइए अटेंड किया इसने, यस बोल सर। देना है मेरे से बात करने के लिए एक बार, जिसका भी ये कांटेक्ट में होगा फ्रेंड होगा उसे बोलना एक बार बात करेगा ये। चलो देखो, तो RT
हमने स्टार्ट किया, आरटी को किस पॉइंट पे रोकना है टी इक्वल टू 1 पे। तो आर ऑफ अब टी की जगह क्या होगा, टी माइनस 1। ये क्लियर है सभी लोगों को, आर ऑफ टी माइनस 1 होगा। अब ऐड या सब्सट्रैक्ट करना वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। जो भी ऑपरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, टी माइनस 1 पे। ये क्लियर है सभी को, क्योंकि ये रैंप जो ऊपर जा रहा है ये t इक्वल टू 1 पे अब इसका स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज जहां पे होगा वहां आपको कुछ रैंप ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। अब ऐड या सब्सट्रैक्ट वो मैं भी बता रहा हूँ कि कैसे देखना है। ये क्लियर है सभी लोगों को कि आर टी माइनस 1 पे ऑपरेशन होगा, जो भी होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन का। यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सभी को? हाँ, अब इसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट, और कितना ऐड करना है कितना सब्सट्रैक्ट करना है वो देखो। हम जो लेके आ रहे थे स्लोप, स्टार्टिंग जो हमने की हुई है वो है +1 स्लोप वाला। तो जब दो रैंप को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये रैंप चल रहा है, ठीक है, इसमें अगर ये +1 रैंप, +1 स्लोप वाला रैंप है, इस पे तुम एक इस पॉइंट पे, ठीक है, ये ऐड कर दोगे नेगेटिव वाला स्लोप, ठीक है, t इक्वल टू 1 पे। दो फंक्शन ये लिखे हुए, इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ये। चाहो तो आप वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो, हर जगह आपको एक यूनिट जो है वैल्यू मिलेगी आगे। तो जब दो रैंप को सब्सट्रैक्ट करते हैं सेम स्लोप वाले, इसका -1 है इसका +1 है, t इक्वल टू 1 पे सब्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि t इक्वल टू 1 पे ये 0 है ये 1 है, तो 1 - 0 1, फिर t इक्वल टू 2 पे ये 2 होगा, ये वाला -1, तो फिर ये 2 - 1 फिर से +1। ऐसे आपको हर जगह कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो जब सेम स्लोप वाला रैंप सब्सट्रैक्ट किया जाता है किसी रैंप से, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, एक स्टेप फंक्शन, स्टेप मिलता है। बट हमको अगर स्टेप की जगह इसका डायरेक्शन नीचे लेके आना है, मतलब एक नया रैंप स्टार्ट करना है, तो हमको ये देखना होता है कि जो नया रैंप है उसका स्लोप क्या है। ठीक है, अगर इसका स्लोप -1 है तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों फंक्शन में एक और फंक्शन सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 1 पे। कितने स्लोप वाला, -1 स्लोप वाला। क्यों, क्योंकि मुझे -1 स्लोप चाहिए। अगर मुझे -1 की जगह -2 स्लोप वाला चाहिए तो मैं -2 वाला स्लोप सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो मुझे जितना स्लोप यहाँ पे चाहिए होगा उतना एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करना होगा। पहले वाले से तो सिर्फ कैंसिल आउट होते हैं रैंप और स्टेप में कन्वर्ट होता है। अगला रैंप जो भी तुम सब्सट्रैक्ट करोगे उतने ही स्लोप का नया रैंप अब स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे ये सब्सट्रैक्शन किया गया है। कितने लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? यस क्लियर है सर। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ, इस रैंप को रोकने के लिए मैंने पहले RT-1 किया। अब क्योंकि मुझे -1 स्लोप से एक नया रैंप चाहिए तो मुझे एक और RT-1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया डायरेक्टली। आप चाहो तो 2 बार में भी लिख सकते हो, पहले RT-1 और अगेन -RT-1, तो दोनों -RT-1 2 टाइम्स हैं तो 2 हो जाएगा आगे। क्लियर है सभी को? स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप जब तक देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। और सिमेट्रिक क्या होता है, ये +1 स्लोप है तो अगला -1 होगा, मतलब सेम स्लोप वाले आपको जनरल फंक्शन मिलते हैं, या अलग स्लोप वाले भी आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं यहाँ पे। अब t इक्वल टू 2 पे तुम लोगों ने, जितने लोगों ने किया है, अब मुझे ये बताओ, ये ऑब्जर्वेशन के बाद जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को कंसेप्ट, उसके बाद कि t इक्वल टू 2 पे कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना होगा क्या? नो सर, स्लोप क्यों नहीं करना होगा? हाँ, क्योंकि स्लोप सेम चेंज नहीं हो स्लोप रही है। हाँ, स्लोप चेंज नहीं हो रही है। जब स्लोप चेंज नहीं हो रही तो आपको कुछ वहां पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट को अचीव कर लेगा। कहाँ पे हो रहा है चेंज? t इक्वल टू 3 पे। और t इक्वल टू 3 पे चेंज कैसे हो रहा है कि जो इनकमिंग स्लोप है -1 वाला, इनकमिंग इज -1, ठीक है, और यहां से जो अगला ट्रांजिशन है वो कितना है, +1 का। तो -1 को कैंसिल करने के लिए कितना, क्या करना होगा, ऑपरेशन बताओ। 2 टाइम ऐड करोगे कि प्लस सब्सट्रैक्ट? करना पड़ेगा। हाँ, माइनस को कैंसिल करने के लिए ऐड करना होगा +1, ये ध्यान रखना। और दूसरा, अब क्योंकि ये ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है +1 से, तो एक और एक्स्ट्रा देना होगा। कहाँ पे? एट t इक्वल टू 3 पे। 3, तो यहाँ पे +2 टाइम्स RT-3 हो जाएगा। तो अब फिर से ये इसने अपवर्ड जो है रैंप ने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट। अब t इक्वल टू 4 पे आके इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो इनकमिंग स्लोप कितनी चल रही है अभी? +1। तो अब इस पे ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट?
तो रोकने के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ पे, t = 4 कितने स्लोप का, 1 यूनिट स्लोप का। तो ये होगा इसका फंक्शन। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस। अब ऐसे मन से तुम लोग कोई भी किसी भी टाइप का ऐसे रैंडम शेप लो, ठीक है। क्वेश्चन जो है अपने मन से पॉइंट बनाओ, फंक्शन लिखो, क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हो, चाहो तो ग्रुप में पूछ सकते हो। रैंडम फंक्शन बना के अगर खुद से फंक्शन के पॉइंट्स लिख के इसका सही फंक्शन लिख पाओगे तो मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो रैंडम बहुत पॉसिबिलिटीज है, किसी भी टाइप का आप जो है ये ले लो, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, इसका फंक्शन लिख के बताओ। तो रैंडम शेप्स कुछ भी लो जिसमें ट्राइंगल, मतलब जिसमें आपका रैंप और स्टेप दोनों मिक्स्ड हो और उनके फंक्शन लिख के देखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस सिग्नल्स में पढ़ लिए हैं। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल के क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? तो सिग्नल को ब्रॉडली क्लासिफाई जो किया गया है वो देखते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है, मतलब दो टाइप के सिग्नल हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बेसिस में होते हैं दो, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। अगला सिमेट्री के बेसिस में इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। और कंटिन्यूअस हो गया, पीरियोडिक हो गया, इवन ऑड हो गया, रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों को पढ़ने हैं सिग्नल के, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, रियल है कि इमेजिनरी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इसको बोलते हैं एनर्जी कंटेंट, ठीक है। तो एनर्जी कंटेंट में दो टाइप के सिग्नल होते हैं बेसिकली, एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में हम ये देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन में कि एक तो टाइप के अंदर क्या है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी सिग्नल। किसी भी सिग्नल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप कि वो सिग्नल जो है किस टाइप का है। अब आपको एक जनरल सिग्नल दिया होगा, आपको देख के ये बताना है कि इस सिग्नल के नेचर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ये किस कैटेगरी में फॉल होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये बताओ कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम बहुत सारे लोगों को मतलब जो है आइडिया होगा, इससे पहले एक दो बार डिस्कशन भी हुआ है और इवन शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को ये टॉपिक था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो कितने लोगों को थोड़ा सा आइडिया है ये बताओ जरा। सर आईओटी में भी आपने बताया था। हाँ, आईओटी में भी मैंने डिटेल में बताया Yes, था sir. सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है। यहाँ मैं उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का एक सब्जेक्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन, वहाँ पे आपको ये पूरी प्रोसेस ही पढ़नी है, हाउ टू कन्वर्ट अ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल तक के स्टेप में Sampling आपको process. हाँ सैम्पलिंग, वैसे मैंने सैम्पलिंग बताया हुआ है। अब ये बस हम लोग देखते हैं जनरल डेफिनेशन। देखो पहला क्लासिफिकेशन जो है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जैसे कि नाम से क्लियर है कि वो सिग्नल होते हैं जो टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस हैं,
ठीक है, टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस हैं और एम्पलीट्यूड की सारी वैल्यू गेन कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। इन जनरल किसी भी सिग्नल को अगर आप ड्रॉ करोगे टाइम पे, ठीक है, मतलब अगर वो टाइम पे डिफाइन है तो दो एक्सिस होते हैं, एक एम्पलीट्यूड होता है दूसरा टाइम। सिग्नल का शेप जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, साइनोसोडियल, जैसे अगर प्रैक्टिकली जो नेचर में जो सिग्नल अवेलेबल है, साउंड सिग्नल, ठीक है, ऑडियो, स्पीच जो भी है, वॉइस, तो ये सब कंटिन्यूस होते हैं नेचर में। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस सिग्नल किसी भी सिग्नल को तब कहा जाता है जब वो टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों में कंटिन्यूस होगा। टाइम और एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस होने का मतलब कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा टाइम एक्सिस में, मतलब ये टी वाले एक्सिस में और ना ही ए वाले एक्सिस में, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो सिग्नल गेन नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, बट कोई लिमिटेशन नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन टाइम एक्सिस ये सिग्नल इस पॉइंट पे एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं हो सकता। या एम्पलीट्यूड की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं बता दूं कि 2 वोल्ट पे कोई भी पॉइंट टाइम के नहीं हो सकते, या तो 2 से कम होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे, मतलब ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कैसे समझोगे, ऐसे जैसे एक रोड है, अभी ये कंटिन्यूअस है, मतलब आप इस पे चल सकते हो। अब यहाँ पे होल्स कर दिए जाए रोड पे बीच बीच में, ठीक है, ऐसे होल कि जहाँ पे पैर रखोगे तो सीधे अंदर पहुंच जाओ। ये मत बोलना कि होल छोटा है, ठीक है, वैसे वाले पॉइंट्स मत समझो। ऐसे होल्स हैं जहाँ पे आप ट्रेवल करोगे तो आपको जंप करना होगा इस पॉइंट पे। तो जब आप टी एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक है, टी एक्सिस पे या कोई भी एक्सिस ले लो इसको, टी या ए, तो आपको यहाँ पे टी की कोई ड्यूरेशन है जिस पे आप एंटर नहीं कर सकते। आप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हो, यहाँ प्रेजेंट हो सकते हो, यहाँ प्रेजेंट हो सकते हो, बट इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप प्रेजेंट नहीं हो सकते। मतलब दीज आर लिमिटेशन, ये रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए कि आप इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे रिस्ट्रिक्शन होगी हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है वहां पे सिग्नल। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब टाइम के सारे और एम्पलीट्यूड के सारे पॉइंट पे वो प्रेजेंट हो सकता है। ये सभी लोग को क्लियर है क्या? यस सर। तो फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल टी की रेंज जो होगी और ए की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक हो सकती है? टी की माइनस इन्फिनिटी से हाँ। प्लस इन्फिनिटी। और ऐसे ही ए की, ठीक है, इक्वल टू वाला एक लिए मत लगाना है ना। यहाँ पे ये टी जो है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच सारे पॉइंट पे हो सकता है प्रेजेंट। ऐसे ही एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड बिटवीन माइनस, बिटवीन है ये, ठीक है, इक्वलिटी हटा देना, बिटवीन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट सारे पॉइंट पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये रेंज ऑफ सिग्नल है। अगर किसी सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बोलेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि टाइम और एम्पलीट्यूड की सारी वैल्यूज पे वो प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है? डाउट है किसी को तो पूछो, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल तुम लोगों ने समझा हुआ है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है नेचर में? अगर डिस्क्रीट की बात करें तो व्हाट इज डिस्क्रीट? जो कि कंटिन्यूअस ना हो, हाँ, जहाँ ब्रेक हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये वाला केस समझा, यहाँ डिस्क्रीटनेस है। डिस्क्रीटनेस मतलब ये एक ब्लॉक इस ब्लॉक से किसी चीज से सेपरेटेड है, तो इनमें डिस्क्रीटनेस है, ये अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट नेचर क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल को ही डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है सैंपलिंग, ठीक है। सैंपलिंग अगर आप करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल की, तो जो सैंपल मतलब टाइम डोमेन में कटिंग करना, टी में टाइम डोमेन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अलाउ करना और बाकी टाइम तो स्विचिंग का यूज करते हैं। ये अभी मैं एक्सप्लेन फिर से नहीं करूंगा, ये एनालॉग में पूरा टॉपिक है, वहां पे आप लोग पढ़ोगे सैंपलिंग, है ना। तो और यहाँ जरूरत भी नहीं है सैंपलिंग। फिर हम एक क्वांटाइजेशन करते हैं स्टेप, क्वांटाइजेशन। तो सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन में क्या डिफरेंस है समझ लो। सैंपलिंग होती है टाइम डोमेन में और क्वांटाइजेशन करते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों में हम जो है अगर डिस्क्रीटनेस प्रेजेंट कर दें तो जो है हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को आगे सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग, तो हम किसी भी कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ जो भी हमारे पास सैंपल होंगे, हम यहाँ पे मतलब डिस्क्रीट चाहते हैं तो
तो हम कंटिन्यूस से सिर्फ सैम्पलिंग करके टाइम डोमेन में, मतलब कि डिस्क्रीट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि टाइम पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रेजेंट होंगे, सारी वैल्यूज पे प्रेजेंट नहीं होंगे, बट एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू गेन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड में कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को टाइम डोमेन में कट कर दें, अगर टाइम डोमेन में कट कर दें, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है मेरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इस सिग्नल को मैं इन पॉइंट्स पे कट करता हूँ अगर, ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं, तो सेम सिग्नल जहां जहां मैंने कट किया हुआ है उस पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ये तो अब क्या होगा, सिर्फ इतने एम्पलीट्यूड की वैल्यूज जो है यहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, जो जहां पे आपने कट किया हुआ है, और बाकी सारे पॉइंट्स आपके आप लूज कर जाओगे। तो अभी भी अगर आप देखो तो जो शेप है, आप एक डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट ऊपर वाले सिग्नल के शेप जैसा होगा, बस यहाँ पे क्या है, लिमिटेड वैल्यूज टाइम पे जो है सिग्नल प्रेजेंट है, टी की किस फाइनाइट वैल्यू पे, टी इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, टी की इंटीजर वैल्यूज पे अब जो है ये सिग्नल प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब टाइम डोमेन में कट करते हैं, कट कैसे करेंगे, एक स्विच, इस सिग्नल को एक स्विच से पास करूंगा, जिस स्विच की जो है हर टीएस पे, हर टीएस इक्वल टू, जैसे मैंने 1 सेकेंड किया हुआ है, हर टीएस इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये स्विच क्लोज होगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज होगा, फिर तो जब क्लोज होगा तो उतना वोल्टेज लेवल, ये वोल्टेज होता है एक्चुअली, वर्टिकल एक्सिस में जो एम्पलीट्यूड है वो वोल्टेज है, तो उतना वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। तो एक्चुअली आप जो है कंटिन्यूस की जगह डिस्क्रीट सिग्नल आपको नेचर में इस टाइप का सिग्नल आप मिलने लगेगा। तो यहाँ से एडवांटेज क्या होता है, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एनी सिग्नल, एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट, तो आप बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए वो बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम की सारी वैल्यूज पे आपको ये वोल्टेज लेवल स्टोर करने होंगे, सो दैट यू कैन रिकंस्ट्रक्ट दिस सिग्नल, जहां पे भी आप कम्युनिकेशन यूज करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको टाइम के हर एक पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड चाहिए होगा, टी इक्वल टू -1 पे कितना है, टी इक्वल टू -2 पे कितना है, टी इक्वल टू 0 पे, अब कंटिन्यूस है तो 0.1 पे, 0.2, मतलब सोचो कि इनफाइनाइट पॉइंट है, तो बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट को फाइनाइट पॉइंट पे आप कन्वर्ट करना चाहते हो इस सिग्नल को, कैसे, सो दैट इंफॉर्मेशन कम से कम ट्रांसमिट करने के लिए हमको रिक्वायर्ड हो, और साथ ही साथ सिग्नल का शेप, मतलब सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, ऐसा नहीं कि सिग्नल का तुमने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लॉस कर दिया कि अब वो रिकंस्ट्रक्ट ही ना हो पाए। तो हम सैम्पलिंग उस अमाउंट से करते हैं जितने में सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। पूरा डिटेल में जो है ये टॉपिक है, अभी बस इतना समझो कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का नेचर क्या होता है। तो कंटिन्यूस का नेचर ऑलवेज अवेलेबल बिटवीन -इनफिनाइट टू इनफिनाइट, दोनों एक्सेस में एक्स और वाई, मतलब कि टाइम और एम्पलीट्यूड, बट डिस्क्रीट सिग्नल इज अवेलेबल ओनली फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ टाइम, फाइनाइट वैल्यूज ऑफ टाइम, एम्पलीट्यूड में अभी भी सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। क्लियर है ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट? सर डिस्क्रीट से अगर कंटिन्यूस करना हो तो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस करना तो एक अप्रोक्स, मतलब ये रिसीवर के साइड में, जब हम ये बेसिकली कम्युनिकेशन का जो है टॉपिक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आप ट्रांसमिट करते हो ट्रांसमीटर से रिसीवर में, तो रिसीवर में एक लो पास फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको लो पास फिल्टर से पास करते हो ताकि फाइनाइट फ्रीक्वेंसी आ जाए। फिर आप जो है एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाता है वो, कि 2 पॉइंट अगर आपको पता है, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स ना, 2 पॉइंट आपको अगर पता है तो उनके बीच के बाकी पॉइंट्स को रिजनरेट कैसे कर सकते हैं, ये तरीका है। मतलब अप्रोक्सीमेशन फिल्टर्स के हेल्प से हम किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल को वापस जो है अपना कंटिन्यूस सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकते हैं जो हमने वहां पे लॉस की हुई है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को एग्जांपल्स बताए थे सिग्नल के, तो वहाँ के थोड़ा सा फिर से प्रॉपर्टीज में वापस आ रहा हूँ एग्जांपल्स में। पहला यूनिट इम्पल्स, जो काम के सिग्नल है जिनका डिस्क्रीट में यूज होगा, यूनिट इम्पल्स।
अब यहाँ पे वैसे हम रिप्रेजेंट करते थे यूटी से, तो ये है कंटिन्यूस टाइम। अब डिस्क्रीट में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो डिस्क्रीट में रिप्रेजेंटेशन का तरीका कैसा, देखो ये है टाइम में, कहा कंटिन्यूस टाइम। अब इसको डिस्क्रीट में अगर कन्वर्ट करोगे तो u और ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और अंदर लिखेंगे n। तो ऑपरेटर t होता है, टाइम होता है। इम्पल्स में डेल टी था क्या? सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं। एक मिनट में। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा अभी डेल्टा, डेल्टा टी से डेल्टा एन। तो ऑपरेटर क्या चेंज होते हैं, ब्रैकेट चेंज हो जाता है। ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कंटिन्यूस टाइम के केस में सेम ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता, डिस्क्रीट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। दूसरा ऑपरेटर, यहाँ पे टाइम कंटिन्यूस टाइम में टी यूज किया जाता है, डिस्क्रीट में एन। क्यों डिस्क्रीट में एन यूज करते हैं, क्योंकि एन बताता है इंटीजर वैल्यूज। तो डिस्क्रीट सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ऑफ टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 1.5 2.3 3.6 ऐसी वैल्यूज नॉन इंटीजर वैल्यूज पे ये प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है ये? तो डेल्टा टी की अगर बात करें, डेल्टा टी ये होता था, डेल्टा टी वर्सेस टी। तो डेल्टा एन जो होता है ये है डेल्टा एन वर्सेस एन। डेल्टा एन ऐसे प्लॉट करोगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसका एम्पलीट्यूड टुवर्ड्स इनफाइनाइट जाता है, बट ये यूनिट एम्पलीट्यूड का होता है। तो डेल्टा एन को डिफाइन करेंगे, डेल्टा एन इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू 0, अदरवाइज 0, ठीक है। ये है मैथमेटिकली डेल्टा एन का रिप्रेजेंटेशन। अगला यूनिट, सर ये 1 क्यों हो गया है? इसका एम्पलीट्यूड बेटा डिस्क्रीट में 1 होता है, डिस्क्रीट में जो इम्पल्स है वो यूनिट एम्पलीट्यूड का होता है। ओके यूनिट स्टेप, तो यूनिट स्टेप फंक्शन वहां रिप्रेजेंट करते थे यूटी से, यहाँ पे होगा यू ऑफ एन से n इक्वल टू। अब मैथमेटिकली यहाँ डायरेक्टली डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। वहां पे इक्वल टू में नहीं होता था, टी ग्रेटर देन 0 पे होता था, बट टी इक्वल टू 0 पे कितना था एम्पलीट्यूड का लेवल? 1/2। हाँ 1/2 मैथमेटिकली, अदरवाइज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आप प्लॉट बनाओगे अगर, तो प्लॉट जो आपका यूएन का है, यूएन वर्सेस एन, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ इम्पल्स जो कि इंटीजर वैल्यूज पे बस। तो जो स्टेप है उसको आप कट करोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6, और ये सारे एम्पलीट्यूड का लेवल है 1, सो ऑन डॉट डॉट। क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है ना? yes sir अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल्टा टी, ठीक है, यानी कि यूनिट इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। फिर अगला क्लासिफिकेशन अगली क्लास में, वो इम्पोर्टेंट है। अगले सारे क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उनके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। पहले वाला तो आपका सिंपल था, अब इसके बाद न्यूमेरिकल में हम दोनों टाइप के सिग्नल्स यूज करेंगे, कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। तो देखो जरा क्या डिफरेंस है। जो है डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूनिट इम्पल्स नाम है इसका। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है एरिया। एरिया जो होता है अंडर इम्पल्स, ठीक है, वो कितना होता है एरिया अंडर इम्पल्स? 1। यूनिट हाँ इक्वल टू 1, ये बताया था तुम लोगों को। तो मैथमेटिकली अगर लिखोगे तो माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक अगर डेल्टा टी को इंटीग्रेट करेंगे 1 आएगा। तो वैल्यू One होगी आएगा। 1, ठीक है। ये एरिया का हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, अगर किसी सिग्नल xt को
मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी से, जो कि सपोज टी नॉट पे सिचुएटेड है। डेल्टा टी माइनस टी नॉट का मतलब क्या है? एक इम्पल्स फंक्शन, राइट शिफ्टेड। हाँ, जो कि t इक्वल टू टी नॉट पे सिचुएटेड है। शिफ्ट हो गया। हाँ, तो इसलिए बताया जाता है कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है ना, डेल्टा टी माइनस टी नॉट। तो अगर आप किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी को इम्पल्स से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि डेल्टा टी माइनस टी नॉट मतलब कि टी नॉट पे सिचुएटेड है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा फंक्शन की वैल्यू टी नॉट पे और डेल्टा टी माइनस टी नॉट। क्लियर है? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका कि हम अगर किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन बाकी सारे पॉइंट पे तो डेल्टा टी प्रेजेंट नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या? एक्स की वैल्यू, एक्स टी की वैल्यू टी इक्वल टू टी नॉट पे और डेल्टा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये फंक्शन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकली यूज होते हैं। गेट में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी प्रॉपर्टीज के। मल्टीप्लिकेशन, सेम मल्टीप्लिकेशन में एक चीज देखो, सर मल्टीप्लिकेशन वाली फिर से बता दीजिए। किसी भी इम्पल्स को या किसी सिग्नल को अगर इम्पल्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सिग्नल की वैल्यू जहां पे इम्पल्स प्रेजेंट होगा और इम्पल्स एट दैट पॉइंट रिजल्टेंट ये होता है। ठीक है, इसको एक लाइन और अभी देखो तो समझ में आ जाएगा। सेम चीज अगर मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है, एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी, तो वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एक्स टी नॉट। क्यों होगी? समझो, एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट का रिजल्टेंट ये होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट फंक्शन जो है आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टी नॉट तो एक पॉइंट है, कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्स टी नॉट होगी। और डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इसका मतलब ये है कि किसी फंक्शन को अगर आप, किसी भी फंक्शन को अगर आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हो और इंटीग्रेट करते हो तो आपको सीधे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पे जहां पे इम्पल्स सिचुएटेड है। जैसे ये है एक सिग्नल, ठीक है, और एक इम्पल्स मैंने t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे सिचुएटेड है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 6 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा मैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 6। क्यों? क्योंकि ये अगर xt है तो xt की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया डेल्टा t माइनस 5, तो xt इंटू डेल्टा t माइनस 5 करने पे जो आंसर मिलेगा मुझे वो मिलेगा x5 इंटू डेल्टा t माइनस 5, और x5 कितना है? 6 टाइम्स डेल्टा t माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा। मीन्स सर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने में सीधे फंक्शन की वैल्यू देते हाँ, फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्लियर है ना? जैसे पॉइंट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो सिग्नल को, ठीक है, जैसे सपोज ये फंक्शन है, इस पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक सिंगल वैल्यू, ये 3 है, और यहाँ पे ये फंक्शन है जिसकी वैल्यू 4 है हर जगह, -2 से +2 के बीच में, और ये 1 पे है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बचेगा? एक सिंगल पॉइंट बचेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 4 12। यस सर। तो उसी लॉजिक से ही है। अब ये इतना आ गया आपका। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि इसका एरिया 1 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना नहीं है। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई सेकंड वाली? सर जब आपने वो t इक्वल टू 5 रखा तो सर डेल्टा t माइनस 5 में भी 5 माइनस 5 रखेंगे क्या? t की जगह उसमें भी 5 रखेंगे क्या? किसमें? नहीं नहीं नहीं, 5 माइनस 5 क्यों रखोगे? डेल्टा t इक्वल टू 5 है ना ऑलरेडी। ये तो यहाँ से तो हमने पॉइंट निकाला t माइनस 5 इक्वल टू 0 करके। और सर लेकिन जैसे फंक्शन में कभी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें हमेशा जहां जहां वेरिएबल यूज होता है तो वहां 5 से मतलब हाँ, value तो से use होता है। ये फंक्शन है जो कि t का पॉइंट बता रहा है, वो रिप्लेस करेंगे हम। ये तो सिग्नल है एक्चुअली, और फंक्शन तुम्हारा ये है xt। तो इस सिग्नल से हम हमने t का पॉइंट कैलकुलेट किया और वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन दिस फंक्शन। ये है आपका फंक्शन। ओके। ठीक है, लास्ट जो है एक चीज और बताओ यहीं से ऑब्जर्वेशन में, t1 से t2 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं xt को
जो मल्टीप्लाइड है डेल्टा टी माइनस टी नॉट के साथ डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स टी नॉट। क्या होगी इसकी वैल्यू? एक्स टी नॉट। एक्स टी नॉट। और कोई आंसर? जल्दी बताओ, 1 मिनट बाकी है। एक आंसर तो सही है, Zero. कंडीशन होगी, और दूसरा Zero. 0। एग्जैक्टली। बताओ जरा मुझे कंडीशन दोनों के लिए। सर अगर हाँ, T1 T0 अगर T1 T2 के बीच में है बीच में होगा तो ये होगा आंसर, अदरवाइज। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कि हमारा जो डेल्टा है वो t इक्वल टू टी नॉट पे प्रेजेंट है। अगर ये टी नॉट इंटीग्रेशन की लिमिट के बीच में है तब तो आंसर आपको एक्स टी नॉट मिलेगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा आंसर। कैसे? ये है आपका एक्स टी, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया है डेल्टा टी माइनस 5 पे, ठीक है, और एक्स टी हर जगह प्रेजेंट है। सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी एक्स डेल्टा टी माइनस 5 और एक्स की सपोज इस तरफ इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू डेल्टा टी माइनस 5, तो 2 इंटू डेल्टा टी माइनस 5 को आपको इंटीग्रेट करना है बिटवीन T1 टू T2। अब मैंने T1 टू T2 के 2 केस लिए हैं। एक T1 है -10 से +10 के बीच में, -10 से +10 के बीच में 2 टाइम्स डेल्टा टी माइनस 5 डी टी, और दूसरा केस है -2 से +2 के बीच में 2 टाइम्स डेल्टा टी माइनस 5 डी टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल्टा जो डिफाइंड है t इक्वल टू 5 पे है, तो इसका एरिया यूनिटी तब होगा जब विद इन द लिमिट ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप एरिया कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तो डिफाइंड है t इक्वल टू 5 पे, ठीक है, और आप कैलकुलेट कर रहे हैं -10 से लेके +10, तब तो एरिया आपको मिल जाएगा 1। अगर आप कैलकुलेट करोगे -2 से लेके +2 के बीच में और आपका इम्पल्स डिफाइंड कहाँ पे है 5, तो इसके बीच एरिया कितना मिलेगा आपको? 0। 0। तो जो फंक्शन की वैल्यू है दूसरे वाले केस में कि एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट बिटवीन T1 टू T2 डी टी इज इक्वल टू एक्स टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट, सॉरी नॉट डेल्टा टी माइनस टी नॉट, 1 हो जाएगा वो क्योंकि इंटीग्रेट किया है। ये कब होगी? व्हेन T1 और T2 के बीच में T0 एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ टी नॉट आएगा। हाँ टी नॉट ही तो लिखा है, हाँ सॉरी एक्स टी नॉट। अदरवाइज जो आपकी वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? वो 0। 0। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो मैं तुम लोगों को जो है यहाँ लिखा देता हूँ, बट उसको कराएंगे जब कन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्स टी का कन्वोल्यूशन अगर आप करते हो किसी इम्पल्स के साथ तो आंसर आपका होता है फंक्शन एट टी नॉट। ठीक है, दिस इज कन्वोल्यूशन ऑपरेटर और कन्वोल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है। अब कन्वोल्यूशन जो है क्या होता है वो आगे जब समझेंगे तब ये प्रॉपर्टी मैं आपको फिर से समझाऊंगा डेल्टा की। तो ये डेल्टा की इम्पल्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ध्यान से जो है समझ लेना। अगली वाली क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे पीरियोडिक एपीरियोडिक का, और वहां से फिर जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना ग्रुप में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, कल देखते हैं बाकी।